हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस के ट्रेनर विमान ने भर दी पहली ऐसी उड़ान जिसकी आशंका नहीं थी। दोस्तों पहली ट्रेनिंग में ऐसा होता नजर आया, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। बताएंगे दोस्तों तेजस ट्रेनर विमान को लेकर क्या है सबसे बड़ी खबर, जिसको HAL ने बताया मील का पत्थर। आपको भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां मुस्लिम संगठन पहुंचे भारत, कश्मीर, कर्नाटक, मदरसा जैसे 14 मुद्दों पर अमित शाह से पूछे सवाल, मिला जवाब, वो भी करारा जवाब। जी हाँ, बताएंगे क्या कहा अमित शाह जी ने। साथ ही साथ दोस्तों आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं अप्रैल की, तो हर तरह की जानकारी बताएंगे। आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और चीन से व्यापार कर रहा भारत, रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा। जी हां, इमरान खान ने फिर की भारत की जमकर तारीफ। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की शान में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की विदेश नीति परिपक्व है, भारत अमेरिका और के साथ व्यापार कर रहा है, रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान की विदेश नीति भारत के जैसे क्यों नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कटाक्ष करते हुए 14 मई को पंजाब सूबे में चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर भी सत्ता को जकड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की विदेश नीति की चुनौतियों पर आपके क्या विचार हैं, आप चीन और अमेरिका के बीच संबंधों को संतुलित करने के बारे में क्या सोचते हैं। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि विदेश नीति के बारे में पहली बात यह है कि ये आपकी अपनी आबादी के लाभ के लिए होनी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति अपने लोगों के हित में बनाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि अब पाकिस्तानी लोगों के हित में क्या है एक ऐसी विदेश नीति के लिए जहां हम किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकें, जैसे कि एक अफगान जिहाद जैसे तथा कथित आतंकवाद पर युद्ध। जी हां, इमरान खान ने पूछा कि तो पाकिस्तान की भारत जैसी विदेश नीति क्यों नहीं है। भारत की बहुत परिपक्व विदेश नीति है, यानी परफेक्ट विदेश नीति है। वो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, वो चीन के साथ व्यापार कर रहा है, उसे रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, इसीलिए भारत की विदेश नीति से इसके लोगों को लाभ होता है। वो मुद्रास्फीति को कम रखने में कामयाब रहा है क्योंकि उसे रूस से रियायती मूल्य पर तेल मिला है। दूसरी ओर हमने रूस से रियायती मूल्य पर तेल के लिए बातचीत की, लेकिन हमारी सरकार चली गई और नई सरकार आई तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमें तेल की ऊंची कीमतों का भुगतान करना पड़ा, जिससे मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ और उसी के कारण गरीबी बढ़ गई है। बहरहाल दोस्तों इमरान खान ने फिर एक बार भारत की जमकर तारीफ भी की है, लेकिन दोस्तों इमरान खान जैसे नेताओं को ये लगता है कि भारत ने बड़े आसानी से इन मुकाम को हासिल कर लिया है, लेकिन उसके पीछे भारत ने कितना स्ट्रगल किया है दोस्तों, भारत ने कितना मेहनत किया है, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको लगता है कि सारी चीजें हलवा है, इसीलिए आज पाकिस्तान की ये स्थिति है। बहरहाल दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इमरान खान को, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर बात करते हैं एक और खबर की, जहां तेजस के ट्रेनर विमान ने भरी पहली उड़ान, 35 मिनट तक रहा आसमान में। HAL ने बताया इसको मील का पत्थर। बता दें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक लाइट कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया गया। कंपनी ने इसे तेजस प्रोग्राम के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। HAL के मुताबिक LCA ट्रेनर ने बुधवार को HAL एयरपोर्ट से अपनी पहली उड़ान भरी और करीब 35 मिनट की सफल उड़ान पूरी करने के बाद उतरा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ट्रेनर विमान को आसमान की ओर उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। जी हां, LCA ट्रेनर का इस्तेमाल उन पायलटों के द्वारा प्रशिक्षण कराने के लिए किया जाएगा जिन्हें उन्नत प्रशिक्षण में महारत हासिल है। तेजस FOC ट्रेनर तेजस MK-1A प्रोग्राम का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक कुल 10 LCA तेजस FOC ट्रेनर बनाने की योजना है। HAL तेजस 4.5 पीढ़ी का है और सभी मौसम में चलने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। बहरहाल दोस्तों अपनी भारतीय वायुसेना को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां मुस्लिम संगठन ने कश्मीर, कर्नाटक, मदरसा जैसे 14 मुद्दों पर अमित शाह से पूछे सवाल, मिला करारा जवाब। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह से जमीअतुल उलमाए हिंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुस्लिम संगठन ने मुसलमानों को लेकर देश में बने हालात को लेकर गृह मंत्री से चर्चा की। इस मुलाकात में मुस्लिम डेलीगेशन ने अपनी 14 मांगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह मुलाकात देर रात
हुई जिसमें मीडिया से दूरी बनाई गई। वो कौन कौन से 14 मुद्दे थे जिस पर मुस्लिम डेलीगेशन ने सवाल पूछा, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुस्लिम डेलीगेशन ने कहा कि आज हमारे देश में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण देश की आर्थिक और व्यापारिक हानि के अलावा देश के शरीयत भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। इन हालात में हम देश की एकता और शोहरत को लेकर भारत सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह के हालात देश में खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जिसके बाद दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने आप खुद आगे आकर बढ़कर सीएए और एनआरसी को लेकर कहा कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि इन कानून के आने से मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप एक पहल कीजिए कि आप अपने जितने भी एक्सपर्ट हैं और वकील हैं उनको लेकर आइए, हम सामने बैठकर बात करेंगे। वो मुझे बताएं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता खत्म होगी इस कानून से। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, वो सरासर गलत है। कर्नाटक में सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं होगा। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी बीएसएफ के जवानों ने इस तरह दबोचा। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के बनासकांठा जिले से लगने वाली सीमा से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। बीएसएफ ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बीएसएफ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते देखा। सुरक्षा बलों की निगाह में आया जिसने बनासकांठा जिले में सीमा चौकी नदेश्वरी के पास एक द्वार से नीचे उतरा, उसे पकड़ लिया गया। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान में नगर पार कर के निवासी दयाराम के तौर पर हुई है। उसे बाढ़ के भारतीय हिस्से में प्रवेश करने के लिए एक बाढ़ द्वार पर चढ़ते हुए देखा गया था। विज्ञप्ति के अनुसार जैसे ही वो बनासकांठा जिले में बीओपी नदेश्वरी के पास द्वार से नीचे उतरा, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जी हाँ, तो वहीं पिछले महीने 10 मार्च के दिन बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया था। इस शख्स ने फिरोजपुर के रास्ते से ही भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। बीएसएफ की टीम के मुताबिक इस शख्स के पास निजी सामान के अलावा कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद मानवीय आधार पर पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया। बात करने के लिए बड़ी खबर की, जहां भारत के उच्चायुक्त के सम्मान समारोह के बाद खालिस्तानी कट्टरपंथी दे रहे धमकी, भारत कनाडाई प्रमुख ने किया बड़ा दावा। बता दें, खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया में एक भारतीय कनाडाई संगठन के प्रमुख को खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी है और उन पर हमला किया। इसके बारे में पीड़ित ने खुद स्थानीय कानून प्रवर्तन से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। संगठन के अध्यक्ष मनिंदर गिल ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। गिल का कहना है कि भारत के उच्चायुक्त के सम्मान में ओटावा में आयोजित एक स्वागत समारोह के बाद यह धमकी दी गई है। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है और उन्होंने दोषियों की पहचान के तौर पर 778 एरिया कोड मोबाइल नंबर का हवाला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, संगठन के प्रमुख ने यह भी खुलासा किया कि आयोजन समिति के सदस्यों को इसी तरह जान की धमकी मिल रही है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, फालतू बात ना करे इस मुद्दे पर। जी हां, चीन ने बदले नाम तो अमेरिका ने लगाई चीन को फटकार। बता दें, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके इलाकों का नाम बदलकर अपना दावा करने के प्रयास का हम कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों, ये कमेंट भारतीय विदेश मंत्रालय या भारत की तरफ से किसी राजनेता या अधिकारी का नहीं है। ये सख्त बयान आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। अब तो शायद चीन को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। चीन इस वक्त अपने नए नए दोस्त रशिया पर दम भर रहा है, मगर ये नहीं जानता कि भारत के साथ उसकी वफा और पुरानी है। जी हाँ, बीजिंग ने बड़ी चालाकी से अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल दिए। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ड्रैगन के मंसूबे जरूर उजागर होते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव यानी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी काराइन जिन पियरे सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका बहुत पहले ही अरुणाचल को भारत का हिस्सा होने की मान्यता दे चुका है। अब इसमें दखल देना चीन बंद करे। चीन ने अरुणाचल के तवांग में जब घुसपैठ की कोशिश की, उस वक्त भी अमेरिका ने लताड़ लगाई थी। पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि तवांग में अमेरिका ने पहले ही भारत को चेता दिया है, चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने एक सीक्रेट रिपोर्ट भारत के साथ साझा की थी। इसके बाद भी भारत ने अपने हाई लेवल के हथियार और जवानों की संख्या बढ़ा दी थी, मगर चीन को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। तवांग में जब चीनी सैनिकों
ने धावा बोला तो भारत पूरी तैयारी से था, उसने जमकर मुकाबला किया और इसी की वजह से चीनी सैनिक तुरंत लौट गए। गलवान में चीनियों ने पीठ में छुरा भोंका था, जिसकी वजह से खूनी हिंसा हुई। बहरहाल दोस्तों, अब अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत का समर्थन करते हुए चीन को खरी खोटी, वो भी डायरेक्ट खरी खोटी सुनाई है दोस्तों, ऐसे में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा अच्छे व्यवहार होने के नाते। बात करें एक और खबर की, जहां दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है चीन, लेकिन ड्रैगन के सामने डटकर खड़ा हुआ भारत का ये छोटा सा दोस्त। बता दें, यूरोप का एक छोटा सा देश है लिथुआनिया, जिसकी आबादी साल 2021 के आंकड़ों के हिसाब से मात्र 28 लाख है, यानी चीन से काफी कम क्षेत्रफल में ये भी देश चीन से छोटा है। लेकिन इसी छोटे से देश ने चीन को जमकर फटकार लगाई है। जी हां, लिथुआनिया के विदेश मंत्री गेब्रियलिसस लैंडसबर्गिस ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दुनिया को ड्रैगन की सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह चीन से दुनिया के सामने बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। लैंडसबर्गिस ने इसके साथ ये भी कहा है कि चीन रशिया की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बुरी मंशाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। लैंडसबर्गिस की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिनों पहले भारत में लिथुआनिया के राजदूत डायना मिकीविसिन ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया था। विदेश मंत्री लैंडसबर्गिस ने कहा कि चीन ना तो रशिया की मदद कर रहा है और ना ही किसी और देश की मदद कर रहा है, चीन सिर्फ अपनी मदद करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका और यूरोपियन शक्तियों का एक विकल्प तैयार करने की कोशिशों में लगे हैं। वो चाहते हैं कि इस नई व्यवस्था के तहत ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल किया जाए। लैंडसबर्गिस का कहना था कि राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका और यूरोपियन शक्तियों का जो विकल्प तैयार करने की कोशिश में लगा है, उसमें वो पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के नेतृत्व वाले मध्य एशिया वाले देशों को शामिल करना चाहते हैं। बात करें दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की क्षमता पर उठाए सवाल, कहा कश्मीर की 1 इंच जमीन भी आजाद नहीं करा पाया अब तक पाकिस्तान। बता दे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की चर्चा हाल के दिनों में दुनिया भर में है। टीटीपी पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बन गया है। इस आतंकी संगठन ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तबाही मचाकर रख दी है। टीटीपी पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा करने पर उतारू हो गया है। इसी बीच इस आतंकी संगठन ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी सेना का मजाक बनाया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताए जाने के पाकिस्तानी सेना के आरोप को खारिज कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठाया है। आतंकी संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर को आजाद कराने का दावा करती है, लेकिन अब तक 1 भी इंच हासिल नहीं कर सकी है। टीटीपी के प्रोपेगेंडा विंग उमर मीडिया ने मुनीर की सेना की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना भारत से कश्मीर की 1 इंच जमीन भी आजाद नहीं करा सकी। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए टीटीपी ने सेना को जिम्मेदार बताया है। आतंकी संगठन का कहना है कि पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों का दमन करना जानती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में खूब आतंक मचाया है। टीटीपी अशांत बलूचिस्तान प्रांत समेत पाकिस्तान के अन्य इलाकों में कई हमले करा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, टीटीपी बेशक पाकिस्तानी सेना के क्षमताओं पर सवाल उठा रही हो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि भारत की आज जो क्षमता है वो पाकिस्तान उसका 1/10 भी नहीं है दोस्तों। और अब वो पाकिस्तान के लिए सपना ही हो चुका है कि वो भारत की कभी बराबरी कर सकेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारत के सामने तुच्छ भी नहीं है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी हिंदू सांसद का भरी संसद में छलका दर्द, कहा कलमा पढ़ लो और मुसलमान बन जाऊं। जी हां, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात है। पीड़ितों में अधिकतर वे अल्पसंख्यक होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद ने संसद की कार्यवाही के दौरान ऑन रिकॉर्ड अपना दर्द पूरी दुनिया को सुनाया है। बलूचिस्तान से सांसद दानिश कुमार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उनके साथी जबरन मुसलमान बनने का दबाव डालते हैं। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि ये वीडियो कब का है। इसके बावजूद एक सांसद के दावे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को के हालात कैसे हैं। दानिश कुमार ने पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट के स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि सर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि दानिश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। पहले आप उन शैतानों को जो जकीरा दोज हैं, उन जो मुनाफा खोर हैं, उन्हें मुसलमान बनाए, फिर दानिश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करें। ये रोलिंग है कि जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते, आप हम पर तबलीग नहीं करेंगे। बात करें दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां रूस से खरीद पर रोक मगर भारत होकर कैसे यूरोप पहुंच रहा रूसी कच्चा तेल। रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। बता दें, भारत की ओर से रशिया से कच्चे तेल के आयात को लेकर एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूस से कच्चे तेल के रिकॉर्ड आयात से भारत को काफी ज्यादा फायदा मिला है। साथ ही इससे इंडिया के रिफाइनरों को यूरोप में डीजल और जेट ईंधन के निर्यात को
बढ़ावा देने में मदद मिली है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप ने रूस की प्रोडक्ट्स की खरीद बंद कर दी है। केपलर और वार्टेक्सा के जहाज ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से सस्ते दामों पर कच्चे तेल की खरीद से भारतीय रिफाइनरियों के आउटपुट और मुनाफे को बढ़ावा मिला है। इससे वे रिफाइंड प्रोडक्ट्स का यूरोप में निर्यात करने लगे हैं। ऐसा करने से भारत के मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण से पहले यूरोप आमतौर पर भारत से औसतन 1,54,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट फ्यूल का आयात करता था। यूरोपीय संघ ने इसी साल 5 फरवरी को रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। केपलर के आंकड़े बताते हैं कि इसके बाद भारत से ये आयात बढ़कर 200,000 बीपीडी हो गया। बात करें दोस्तों और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी रुपया डूब रहा लेकिन IMF नहीं दे रहा आर्थिक पैकेज। श्रीलंका के बाद अब यूक्रेन को भी मिले करोड़ों डॉलर। बता दें, आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी नाम मात्र का बचा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसे जल्द से जल्द आर्थिक पैकेज की दरकार है, वरना पाकिस्तान दिवालिया भी हो सकता है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू भी आए रोज कम होती जा रही है। अब $1 के मुकाबले में 288 पाकिस्तानी रुपए लग रहे हैं। ऐसे संकट से उबरने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से गुहार लगा रही है। हालांकि महीनों से गुहार लगाने के बावजूद IMF ने पाकिस्तान के लिए राशि जारी नहीं किया। तो वहीं इस बीच IMF से श्रीलंका और यूक्रेन के लिए आर्थिक पैकेज मंजूर हो गया है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए सहायता कार्यक्रम से यूक्रेन को 2.7 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जी हाँ, अब ऐसे में इस खबर के सुनने के बाद पाकिस्तान को झटका जरूर लगेगा कि पाकिस्तान को ये लोन नहीं मिला, लेकिन यूक्रेन और श्रीलंका जैसे देश को फटाफट IMF ने लोन दे दिया। बात करते हैं एक और खबर की, जहां देवबा के बाद अब प्रचंड ने किया संपत्ति सार्वजनिक करने से इनकार। क्या छिपा रहे नेपाली PM? बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद पहली निर्वाचित सरकार ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की प्रथा शुरू की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के मंत्रिमंडल की शुरू की गई प्रथा 2018 तक जारी रही। खिलराज रेग्मी और उनकी टीम को छोड़कर KP शर्मा ओली सरकार के समय तक सभी प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया। हालांकि ओली के बाद आई शेर बहादुर देवबा सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। 1.5 साल तक नेपाल की सत्ता में रहने के बावजूद देवबा और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। अब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल देवबा के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि 100 दिनों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने की कोई जल्दी नहीं है। बात करते हैं एक और खबर की दोस्तों, जहां तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र में 600 के करीब केस, दिल्ली में भी 500 के पार। जी हां, एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। बीते कई दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 569 नए मामले सामने आए और 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के 509 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 17 से 95 हो गई। अकेले मुंबई में आज 221 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए और 1 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में कुल 80 मरीज भर्ती और 40 ऑक्सीजन पर हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1244 है। वहीं पुणे में 561 और ठाणे में 703 दर्ज केस किए गए हैं। दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को कहा कि नगर निकाय की तरह संचालित सभी अस्पताल कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने लोगों से ना घबराने की अपील की है। बात करते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की, गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा दावा। कहा राहुल गांधी के कदम से नाराज मनमोहन सिंह PM पद छोड़ना चाहते थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन्होंने जमकर तारीफ की। बता दें, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बुधवार यानी 5 अप्रैल को अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। आजाद ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़े जाने से मनमोहन सिंह नाराज थे और पद छोड़ना चाहते थे। आजाद ने कहा कि अगर आज वो कानून रहता तो खुद राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। आजाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति नहीं थे, फिर भी उनके कारण अध्यादेश वापस लिया गया। हालांकि आजाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को राहुल के सामने झुकना नहीं चाहिए था, तब की कैबिनेट कमजोर थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM आजाद ने कहा कि हमने अध्यादेश लाया था कि किसी न किसी वक्त हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि कभी दूसरी पार्टी भी सत्ता में हो सकती है। उस समय उन्होंने उसे फाड़ दिया। उस समय कैबिनेट कमजोर थी, तब की कैबिनेट को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए था। ऐसे में आजाद ने शायराना अंदाज में कहा कि खुद किए तुमने अपनी दीवारों में सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शोर कैसा। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी की भी जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी एक सच्चे राजनेता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले अब उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुलाम नबी आजाद अब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। उनका मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा उदार है। इसी के साथ उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की है कि कांग्रेस दशकों तक सत्ता में नहीं आने वाली। गुलाम नबी आजाद ने पिछले साल कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी। अब यही आजाद पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं मोदी जी हैं तारीफों के काबिल, तो दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी के मुरीद हुए पद्मश्री कादरी कहते थे बीजेपी मुस्लिमों को कुछ नहीं देती, मोदी जी ने गलत साबित किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को 53 पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इनमें 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 45 पद्मश्री शामिल थे। पद्मश्री पाने वालों में एक नाम शाह रशीद अहमद कादरी का भी था। उन्होंने कर्नाटक का शिल्प गुरु कहा जाता है। पद्मश्री पाने के बाद रशीद कादरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में वे पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी जी को इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 5 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गलत साबित करते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां आधार कार्ड बनवाना है तो जरूरी होनी चाहिए ये योग्यता, वरना नहीं बनेगा। बता दें भारत में लोगों के लिए आधार कार्ड अहम दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है। आधार कार्ड की मदद से लोग अपनी पहचान का सत्यापन कर सकते हैं। आधार कार्ड भारत के प्रत्येक निवासी को जारी की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार कार्ड पैन कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड आज भारत में लगभग हर सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के लिए भी स्वीकार किया जाता है। तो वहीं अगर आपका अभी तक आधार नहीं बना हुआ है तो आप में कुछ पात्रता होनी चाहिए, तभी आधार बनवा सकते हैं दोस्तों। तो वो पात्रता क्या होनी चाहिए हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।